मुक्ति के मन को जन को। रूप सुंदर रूप में जगरूप सुंदर, सहज सुंदर सहज सुंदर सहज सुंदर। सघन पीली उर्मियों में बोर, हरियाली सलोनी झूमती सरसों, प्रकंपित वाक से अपरूप सुंदर रूप सुंदर। मौन एकाकी तरंगे देखता हूँ यह अनिर्वचनीयता, बस देखता सोचता हूँ क्या कभी पा सकूंगा मैं इस तरह इतना तरंगी निर्मल आदमी का रूप सुंदर रूप में जब रूप सुंदर, सहज सुंदर सहज सुंदर सहज सुंदर। वो तो भोरे से गया है लकड़िया चुनने। भोरे से लकड़िया चुनने? कहाँ है भाई? स्कूल नहीं गया था? और वो कहाँ दिन दुआरिया चुचू आ रहा है? हम कमाते तो हैं। स्कूल हम उसको छुड़ा दिए। यहाँ पेट भरने की रोटी नहीं तो स्कूल का बोरा भर के फीस हम कहाँ से भरेंगे? तुम कितना कमाते हो ना, ये तो तुमको ही पता। दूसरों की लौंडी बांधी बनी एक रो मत, तुमको रोते देख हमारे कने जो मुंह को आता है। जब से भी आके आई हो तब से भी मवेशी की माफी खटती रहती हो। कौन सुख ना देता है बिल्ली, कौन खेत खलियान बाजार बगीचा बाजार हर सब देखते हैं, फिर कहीं इतने से पैसे पे राजी होते हैं। अरे तू बहुत बोली है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको पैसे की बहुत बड़ी भूख होती है। वो वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी मानते हैं। एक बार हिम्मत ने मुझे कहा था, मालिक महंगाई बढ़ गई है, हमारा एक बेटा भी है, हम तो कैसे भी पेट काट के रह लेंगे। पर हमारी बात बीच में काटे कहते हैं, भाई मैं तुम्हें बांधित हूँ नहीं, तुम्हारा यहाँ निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ। हमारे लिए मानी और नौकरों कमी थोड़ा ही है। तो छोड़ भाई नहीं देते सिर्फ 25 इंसान का नौकरी। पगला गई होगा, नौकरी छोड़ देंगे, जो भी आधी रोटी नमक मिलता है ना वो भी छीन जाएगा, नौकरी छोड़ देंगे। हाँ हाँ हार्ड वर्क मेहनत हम करें, मजा दूसरे लूटे, मर मर के बगिया हम सींचे, फिर दूसरे उठाए। अरे हमारा तो जन्म ही हुआ है दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की गालियां खाने के लिए, मरने के लिए। आया मालिक आया, एक पल भी चैन से बैठे हो ना, इनके अटरियों में मरोड़ होने लगता है। नौकर रखा है 24 घंटे कोल्हू की बैल की तरह पेटते रहेंगे, पेटते क्या खंबत? आया मालिक आया। दुर्गा डॉक्टर मेहरा के यहाँ नौकर कम चाकर कम मालिक कम टहलुआ वगैरह वगैरह सब कुछ। महंगाई भरे इस जमाने में भी सिर्फ 1250 रुपये मासिक वेतन पाता है। जाहिर है उसके बीवी बच्चों को इधर उधर जैसे जैसे काम करना पड़ता है। हम तो काम कौन करेगा? इतना यत्न करने के बावजूद वो लोग बहुत तकलीफ में और बहुत परेशानी में। खैर डॉक्टर मेहरा को बागवानी से बहुत अधिक प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे, तरह तरह के फलों के वृक्ष, अच्छे अच्छे आमों के पौधे, दरभंगा, सहारनपुर, मलिहाबाद और ना जाने कहां कहां से मंगा कर लगाए थे। मित्रों और परिचितों के यहाँ गुलदस्ते, साग सब्जी, फलों के टोकरे तोहफे में भिजवाते रहते और आमों के मौसम में उन्हें अपने घर पर दावत के लिए भी बुलाते। दरअसल पिकनिक पार्टियां डॉक्टर मेहरा के मनोरंजन का प्रधान अंग था।
कुछ मित्रों को आम खाने की दावत दी थी। आम, सिर्फ आम कहने से बात नहीं बनेगी, इसलिए कहूँगा सफेद आम, जिसका सिर्फ एक ही पेड़ उनके पूरे बागीचे में था और आम भी खूब आए थे, नहीं तो कम से कम 60 से 70। तो पूरे का पूरा सफेदे से लदा पेड़ वैसे का वैसा ही डॉक्टर मेहरा अपने मित्रों को दिखाना चाहते थे, इसलिए स्वयं एक काम तक नहीं चखा था। दरअसल इतनी कमी है, रसीले फलों को खिलाकर चमत्कृत कर देने के आनंद में डॉक्टर मेहरा डूब रहे थे, उतरा रहे थे, डूब रहे थे, उतरा रहे थे। नहीं लो बाबू, आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा और चलकर जरा फलों को पेड़ पे रखता हुआ बड़ा ही मनोहर दृश्य। लगता है कि डॉक्टर साहब को नाम के बखान से वही आनंद मिलता है जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। तो भाइयों एवं बहनों, ऐसे सुंदर सुकोमल रस भरे आमों का उदर पूर्ति करने से पहले आइए आंखों से निरीक्षण तो कर ले। चलिए गुलाब में भी ऐसी रोचक कोई बात न होगी, रंग से ही स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी तरह घास मलियाबाद से मंगाई है और इसका विशेष रीति से पोषण भी किया है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको सफेदे पे लगे और रंगीन कमनी। ये आम कहां चले गए? कल शाम को तो मैंने यहाँ पे आम देखी थी। अरे डॉक्टर साहब, कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे? अजी कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, वो देखिए, आप डंठल देखिए, आप भी देखिए, वो डंठल देखिए ना। अरे डॉक्टर साहब, कहीं ये किसी नौकर की शरारत तो नहीं? ये अवश्य उस माली की शरारत है। मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस बाजी ने आज मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। अरे डॉक्टर साहब, अरे छोड़िए, जाने दीजिए, आइए आइए। देखिए, मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यक्त कष्ट हुआ, और मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उससे मैं प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीन और कमनी फल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं। क्योंकि लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हो जा रहे, टुकड़े। नौकरों का तो सब जगह यही हाल होता है, ये जातिबाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेल न करें भाई, ये सफेदे में सही, दूसरे ही सही। चलिए चलते हैं, आइए। भाई मुझे तो सब आम एक ही जैसे लगते हैं, क्या लंगड़ा, क्या दशहरी, क्या पायरी, पता नहीं आप लोगों के इनके स्वाद में फर्क कैसे मालूम होता है। मुझे तो सबके स्वाद एक ही जैसे लगते हैं। भाई अपना भी तो वही हाल है। डॉक्टर साहब, जो है उसका अफसोस क्या, जो है वही लाइए। अजी आमों की क्या करनी है, सारा बाग भरा पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि आप शौक से खाइए और इन्हें बांध कर घर भी ले जाइए। ये है और किस लिए, लीजिए खाइए आप आम। लीजिए, आप भी लीजिए और आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। और आपको विश्वास का होगा, आपको विश्वास का होगा उस सफेदे पे ऐसा निखार था कि सेब मालूम होता, सेब भी देखने में ही सुंदर होता है। उसने वो रुचि और जब ललित वो सुधामय मुदिता कहा। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता साले को गोली मार के अधवा कर दो।
काम नहीं है। कहाँ गए सारे आप? इतनी देर में कोई तोड़ ले गया तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा किसी ने संदेह? सरकार, इतने नौकर चाकर हैं, किसकी नीयत बिगड़ गई हो मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है दुर्गा। अगर आम तोड़े हैं तो ना कर दो, या फिर साफ साफ कहो कि तुमने आम तोड़े हैं। मालिक के हुजूर, जो चाहे करे, पर मैंने आम नहीं तोड़े। सरकार ही बताए, कितने दिन आपके ताबेदारी करते होगी, आम की एक पत्ती भी छुई हो? तुम कसम खा सकते हो दुर्गा? जी मालिक, गंगा की कसम, जो आमों को अपने हाथों से छुआ भी हो। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं दुर्गा। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो और फिर कसम खा कर कहो कि अगर तुमने आम तोड़े हैं तो तुम्हारा लड़का इस दुनिया से उठ जाएगा, फिर मुझे विश्वास होगा। हुजूर साज को आज किया, जो कसम कही मैं खाने को तैयार हूँ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कसम मुझ पे क्या पड़ेगी? तुम बातें न बनाओ, जाकर पानी लाओ। अरे डॉक्टर साहब, ये आपने क्या किया? चोरों के लिए कस्में उठाना मामूली बातें होती है। मेरी माने तो उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, 2 मिनट में सब कुछ कबूल कर लेगा। भाई, चोरों और अपराधियों से मेरा पाला पड़ता ही रहता है। मैं इनके मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझता हूँ। ये बड़े ही जबान से हेगड़ी की बात कर रहा है, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि इसके मन में भय समाया हुआ है। और फिर अगर इसने गंगा उठा भी लिया तो कौन सा मैं इसे बख्शने वाला हूँ? मेरे पास अपराध कबूल होने के 75 और तरीके हैं। मैं गंगा नहीं उठूंगा। यही होगा कि नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, फिर कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। यदि नौकरी न मिली, कुदाल भी चलाऊंगा तो साल तक आधे से आटे का ठिकाना हो ही जाएगा। हुजूर, तुमने पानी लाया? हुजूर, मैं गंगा नहीं उठाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित हुआ होगा। मान लीजिए मालिक, मैंने ही आपका आम तोड़े हैं। आपका गुलाम ही तो हूँ, रात दिन ताबेदारी करता हूँ। बाल बच्चे भूख से रहे तो कहाँ जाऊँ? जान के मैं जाऊँ तुम दुर्गा, मैं तुम्हारे जीवन में भेजा नहीं है। मतलब हम आपके लिए खून पसीना एक करते हैं, इस सबसे आपको कोई मतलब नहीं कि हमारी बीवी, हमारे बच्चे भूख से रोए तो रोए, फटे चिथड़े कपड़ों में देह चलाते फिरे तो फिरे, इस सबसे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। तुमने हमारा काम किया तो हमने तुम्हें वेतन दिया दुर्गा, तुमने हम पर कोई उपकार नहीं किया। अरे चाहिए मालिक, जितना हमको वेतन देते हैं ना, उसे दुगना और चौगुना पान खा के फूक देते हैं। ये वेतन देते हैं हमको कुछ देते नहीं, हमसे छीनते हैं। हमसे अच्छा तो आपका कुत्ता है जो घी रोटी खाता है। हमारा तो पूरा जवानी आधी पेट में गुजरा है, वो भी नमक रोटी के साथ। ये वेतन देते हैं हमको कुछ देते नहीं, हमसे छीनते हैं, हमें चूसते हैं। बच्चे का भूख मुझसे देखा न गया, क्या करता है?
केवल दंड से नहीं बचना चाहिए, बल्कि वो अपमान से भी बचना चाहिए। दरअसल दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब सजा से बचने की कोई भी आशा बाकी नहीं रह जाती, उस समय भी वो अपने अपराध स्वीकार नहीं करता। दरअसल अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर वो दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा भी चाहता तो सीधे सीधे अपने अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता है। खैर डॉक्टर मेहरा ने उसे बहुत मारा पीटा, उसकी उस महीने की तनख्वाह जब्त कर ली और उसे नौकरी से निकाला। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या दुर्गा ने चोरी की? क्या सचमुच उसने चोरी की? और अगर चोरी की तो क्यों की? क्या सिर्फ उसको ही इसका दोषी ठहराया जाना चाहिए या दोष किसी और का भी है? यानी कि समस्या के मूल में कुछ हो रहा है। बहरहाल वक्त गुजरता गया, समय चक्र का पहिया दर की ठोकरें खाने के बाद अंततः ईश्वर ने दुर्गा की सुन ली और उसे प्रेम शंकर बाबू के यहाँ काम पे रख लिया गया। प्रेम शंकर बाबू बड़े ही संतोषी और सरल हृदय व्यक्ति थे, पिता का आधार बना लिया है। शंकर बाबू ने अर्थव्यवस्था पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका मानना यह है कि विश्व में जो आर्थिक दुर्व्यवस्था है उसका कारण बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, गलत आर्थिक नीतियां और पूंजी का असमान वितरण। आप हमारी जमीन नहीं ले सकते। कैसी बातें कर रहे हैं? शांति रखो सब लोग। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कामयाबी से चलते हैं। आज उन्होंने हम पर इस तरह का आक्रमण किया, लेकिन आप लोगों ने उसका जवाब देकर जिस साहस का परिचय दिया, जिस हिम्मत से आप लोगों ने उनका जवाब दिया, मैं उसके लिए आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रेमचंद्र बाबू, हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं। जवाब मैं दूं, इससे बेहतर ये होगा कि यही सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आज जो हमारे यहाँ हुआ उसे हम लोग हिंसा कहेंगे या अहिंसा? आप बताएं। अहिंसा। आप बताएं। हाँ अहिंसा। आप बताएं। बिल्कुल अहिंसा। सही कह रहे हैं। अहिंसा के बारे में कहते हुए मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, मन, वाक्य और शरीर से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने का भाव अहिंसा कहलाता है। हम लोगों के मन में आज भाव क्या था? क्या दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे? नहीं। तो हमारे मन में क्या भाव था? अपने फसल की रक्षा करना, अपने घर को तबाह होने से बचाना। दुश्मन हमारे घर में घुस आया है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने घर की रक्षा करें, और उस रक्षा करने के लिए अगर हमें शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे। और ये हिंसा नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अहिंसा। विश्व की नैतिकवादियों, विश्व की नैतिकवादियों, आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग नैतिकता के रास्ते पर हैं, नैतिकता को मानकर चलते हैं, शुभ शक्ति के प्रतीक हो। और याद रखोगे, शुभ शक्ति के विरुद्ध हमेशा पाप शक्ति का संग्राम होगा। अशुभ शक्तियां पूरी ताकत से तुम्हारे विरोध में खड़ी होगी, लेकिन तुम लोगों को घबराना नहीं है। जय तुम्हारी मुट्ठी में है, जय तुम्हारी जेब में है, और इस जय के लिए भी तुम लोगों को हाहाकार नहीं करना है, छाती नहीं पीटनी है, चीत्कार नहीं करना है। जय तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई चलेगी, तुम जय के पीछे दौड़ते हुए नहीं चलोगे। नैतिकवादियों, विश्व की नैतिकवादियों, विश्व बंधन कायम हो, विश्व बंधन कायम हो, विश्व बंधन कायम हो, विश्व बंधन कायम हो, विश्व बंधन कायम हो।
ऑपरेशंस थ्योरी, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। तो ऐसे प्रेमशंकर बाबू के मित्र वैसे डॉक्टर। ये बात अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि एक बागवानी के प्रेम को छोड़कर इन दोनों लोगों में कोई समानता नहीं थी, ना तो दार्शनिक ना तो वैचारिक। तो एक दिन यही डॉक्टर मेहरा अपने प्रेमशंकर बाबू के बागीचे में कुछ अच्छी फलों के कलमों के लिए पधारे। हाल भी नहीं पूछा। देखिए आज हम आपको खूब खरी खोटी सुनाने वाले हैं। हाँ खूब खरी सुनाइए, खूबी सुनाइए, लेकिन उससे पहले हमारी बगिया की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लीजिए। जरूर जरूर। तो मैं आपके लिए ठंडे ठंडे पानी का इंतजाम करता हूँ। अरे भाई दुर्गा, भाई जरा थोड़ा ठंडा पानी लेते आओ। और सुनो। हाँ जी बताइए। अरे वो जवाबपुर के मित्र आए थे, उन्होंने कुछ मिठाई लाई थी, वो मिठाई लेते आना। हाँ जी लेकर आता हूँ। हाँ। क्या है डॉक्टर साहब, यहाँ आजकल थोड़ी बहुत गर्मी हो गई है। हाँ क्या काफी गर्मी है। ये लीजिए आप पानी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये आदमी आपके पास कहाँ से आया? अरे मेरे एक पहचान के मित्र के यहाँ काम करता था, इसका काम मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख लिया। आप नहीं जानते, चोर है चोर। आप एक चोर को निकलना निकाह बारह की से फॉर्म करो आपसे। अरे डॉक्टर साहब, इसने आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी का कोई मौका नहीं दिया। आप क्यों परेशान हैं? आप नहीं जानते इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। ये मेरी धर्मंसी के मैंने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया। इसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने लज्जित होना पड़ा। जिन फलों की मैंने प्राणों से भी ज्यादा रक्षा की, वो फल ये हराम सदा तोड़ के ले गया। डॉक्टर बाबा, आप हमसे ऐसे पेश ना है, अब हम क्या नौकरी नहीं करते हैं? नहीं आपका गुनाह में समझे। आप हमसे ऐसे पेश ना है। तो ऐसे नहीं बोलोगे तुम। चुप चुप, अभी आगे नीचे रखो, गुस्सा नहीं, मानो नहीं कोई। आप भी कमाल कर रहे हैं साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। एक छोटी सी बात को दिल से लगा बैठे। छोटी सी बात है। इसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने लज्जित होना पड़ा। ये छोटी सी बात है। 15 साल का विश्वास इस हाल को यूं तोड़ दिया। ये छोटी सी बात है। डॉक्टर मेहरा, हाय हाय, डॉक्टर मेहरा, हाय हाय, डॉक्टर मेहरा, हाय हाय, डॉक्टर मेहरा, हाय हाय। मानो मानो, एक है, मानो एक है, एक दूल्हा, एक चक्का, एक इसे क्या हो क्या रहा है सब? क्या एक बड़ा समाज, एक चूल्हा, एक चौके, सब क्या चौका होगा लगा है? सब क्या हो रहा है सब? मुझे बताइए कि कहाँ से सीखा है सब? कहाँ से सीखा है ये सब? देखिए सीखा तो इसने यहीं से है, और सच कहूँ तो मुझसे ही सीखा। आपसे? आप यहाँ बागवानी कर रहे, कोई आंदोलन चलाए हैं? कहीं किसी पार्टी के साथ नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं बस अपने साथ काम करने वालों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और वो परिवार है एक मानव समाज। देखिए दुर्गा ने आपके यहाँ जो किया वो गलत तो है, लेकिन आप चाहते तो उसे चोरी करने से बचा सकते थे, अगर आप उसे अपने ही परिवार का एक हिस्सा समझते थे। परिवार में एक आदमी भूखा रहे और एक भरपेट खाए, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो उसे उतना ही मिलता है जितने में उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी। अब हम तो मालिक और नौकर का रिश्ता समझ कर तो नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारी फिलॉसफी तो यही है कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी संपदा है, उसके मालिक परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म। हाँ, कागज पत्री पर साइन करने के लिए या रजिस्ट्री करने के लिए तो हम उन्हें यहाँ नहीं ला सकते। तो क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। ये संगठन ही इसकी कर्तव्यता बन जाती है, इसे हम मालिक कह सकते हैं। हाँ, इसकी विशेषता ये है कि संगठन की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अधिक धन संचय नहीं कर सकता। वाह क्या बात। व्यक्ति धन न कमाए, धन से मिलने वाली वस्तु को भोग न करे, तो फिर जीवन का आनंद ही क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि धन न कमाए, धन कमाए, अवश्य कमाए, किंतु लोभी न बने। एक व्यक्ति की लोभ वृत्ति हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के अंधकार का कारण बनती है। आप तो जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा सीमित है,
अगर कुछ लोग ज्यादा धन बटोरेंगे तो जाहिर है बहुत लोगों के लिए कम पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे ही काम किया जाएगा तो मुनाफा कैसे कमाएंगे? लेकिन मुनाफा हम लोगों का मकसद नहीं है डॉक्टर साहब। हम लोग मुनाफे को लक्ष्य मानकर नहीं चलते। काम करते हैं, कारोबार करते हैं खपत के लिए, कंजम्पशन के लिए, मुनाफे के लिए। चलिए खैर, बात से बात हुई है तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। आपकी नजरों में प्रगति क्या है? प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस किसे कहते हैं? प्रगति प्रगति पिछले 5,000 सालों में जो हमने बैलगाड़ी से लेकर कंप्यूटर तक का सफर तय किया वो प्रगति। साइंस के जो नए इन्वेंशन किए वो भी प्रगति है। कंप्यूटर, कला और साहित्य की जो नई उपलब्धियां हुई है वो भी प्रगति। हाँ, मुझे मालूम था आप इसे ही कहेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इसे ही प्रगति समझते हैं। लेकिन सही अर्थों में और अगर थोड़ा गहराई से देखें तो ये प्रगति नहीं। आपने जो भी बातें गिनाई है, इन सब से मनुष्य जाति को फायदा तो हुआ, लेकिन फायदे के साथ साथ नुकसान भी। पूछे कैसे? जी हाँ, कैसे हुआ बताइए। देखिए, जैसे हमने हवाई जहाज से सफर तय करना शुरू किया तो हमने समय तो बचा लिया, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ गया, है कि नहीं? इसी तरह हमने नई नई इंडस्ट्रीज बनाई तो बेरोजगारी बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ गया। मानसिक जगत में भी हमने कहने को खूब तरक्की की, नए नए विचार आए हैं, नई नई बातें आई हैं, लेकिन आज जितनी मानसिक समस्याएं हैं आज से 400 साल पहले बिल्कुल नहीं। तो कहने का क्या है डॉक्टर साहब कि भौतिक जगत में और मानसिक जगत में जो भी प्रगति है वो सही अर्थ में प्रगति नहीं कही जा सकती। तो सही अर्थ में प्रगति कहाँ है? जी हाँ, कहाँ पे है बताइए। आध्यात्मिक क्षेत्र। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र। जी जी, माफ कीजिए, हम तो कभी आध्यात्मिकता के बारे में सोचा ही नहीं, तो इस आध्यात्मिक प्रगति के बारे में कहाँ से जान पाएंगे? यही तो विडंबना है। जिस क्षेत्र में असल प्रगति हो सकती है उसी के बारे में लोगों ने न ठीक से सोचा है और ना ही उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया। प्रेमशंकर बाबू, ओ प्रेमशंकर बाबू, वेतन वितरण का समय हो चला है, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जी सुनो, एक काम करो। जी बताइए। वो राजन है ना? हाँ, उससे कहो कि वो वेतन बांटने का काम शुरू करे, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। जी करवा देता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, आइए, आपको अपनी बगिया की सैर कराता हूँ। आपको जो खबर बोलती है क्या बात है? इतना परेशान काहे बैठे? वो क्या खाना अच्छा नहीं बना है? नहीं बिल्ली, वो बात नहीं है। खाना तो ऐसा बना है कि मन करता है कमरा हाथ चिपके। तो फिर मुंह लटकाए काहे बैठे हो? बिल्ली, डॉक्टर बाबा है अपने बाबू से मिलने। हाँ, हमको देखते ही बिगड़ गए, लगे गाली गलौज करने। हमसे भी हाथ आ गया, गुस्सा में न जाने का उल्टा पुल्टा बोल गए। यही कारण मन बड़ा भारी लग रहा है। ये तो तुम ठीक नहीं किए जी। ठीक है, वो तुमको मारे, तुमको डांटे, पर गलती तो हमसे हुआ था ना। और फिर उन्होंने ही तो हमें इतना बरस जिलाए रखा है। हम तो कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं ना, अच्छा करते हैं। अगर डॉक्टर बाबू तुमसे पूरा पट्टा ना करते तो तुम उनका नौकरी नहीं छोड़ते, और तुम उनका नौकरी नहीं छोड़ते तो प्रेमचंद्र जैसे देवता आदमी का हमको समय नहीं मिलता। और नहीं कभी हम इस प्रोटो के बारे में जान पाते। प्रोटो, ये प्रोटो नहीं है, प्राउड है, प्राउड प्रोटो। हाँ, वही प्राउड। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर बाबू है कि चले गए? नहीं, अभी है, कुछ फलों के कल में लेने आए। ठीक है, फिर हम भी चलेंगे ना उनसे मिलने। आए जाएंगे उनसे मिलने? क्यों जाएंगे उनसे मिलने? इतने वर्षों बाद मिला, क्या मिला मुझको? गाली गलौज? नहीं मिलेंगे उनसे हम। उनको देख के हमको टेंशन होता है। अच्छा बाबा, हम जल्द उनसे माफी मांग लेंगे ना। अगर वो माफ ना भी करे तो भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे माफी मांग लो। एक बार प्रेमशंकर बाबू बोल रहे थे कि हमें उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए जिनके साथ
से, और हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वाले को हमें क्षमा कर देना चाहिए। तभी तो परमपिता परमेश्वर की हम पर कृपा होगी, और जब उनकी कृपा होगी ना, तभी तो हम सुख और शांति से रह सकेंगे। अरे वाह, अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो प्रेम शंकर बाबू की बोली बोलने लगी। अब तो बोली ना रही, अब विद्वान हो गई। तूने तो मेरी आंखें खोल दी बिजली। हम जा रहे हैं डॉक्टरों से मिलने और उनसे माफी भी मांगेंगे। अरे हाँ, और मटर की फलियां भी लेके जाना। हाँ हाँ, लेके जाएंगे। उनके पुराने मित्र हैं, शायद उनका नाम डॉक्टर मेहरा है। लगता है प्रेम बाबू आज वेतन बढ़ाने स्वयं ही आएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, एक बात तो बताओ। हाँ बोल। क्या ये वही डॉक्टर बाबू हैं जिनके यहाँ अपना दुर्गा काम करता था? हाँ हाँ, वही है। पर कितना अंतर है इनमें और अपने प्रेमशंकर बाबू में। प्रेमशंकर बाबू ऐसे हैं कि जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए स्वयं तो समाप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर बाबू ऐसे हैं कि जरूरत ना भी पड़े तो स्वयं के लिए दूसरों के समाप्त कर सकते हैं। अरे गोपाल, अरे मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना। एक हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मुझे नहीं बात चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना। सुनना। नहीं सुनना मेरी बात। सुनना मेरी बात। नहीं सुनना। बात तो सुन। अरे नहीं सुनना। कैसे होगा? आज तक एक पैसा बचा नहीं पाए। सब लोग शेयर खरीद चुके हैं और एक मैं ही हूं जो रह गया है। जिस तरह से चल रहा है, मुझे नहीं लगा कि और एक साल तक हम शेयर खरीद पाएंगे। अरे गोपाल, क्या हुआ? क्या हुआ गोपाल? अरे नंदी, क्या हुआ गोपाल को? क्यों परेशान है वो? अरे कुछ नहीं, बस ये शेयर्स नहीं खरीद पा रहा, इसीलिए चिंतित है। तुम सब तो जानते ही हो कि हमारी सहकारी समिति में हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ शेयर खरीदने जरूरी है। हाँ भाई, कम से कम 5 शेयर खरीदना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन गोपाल पिछले 1 साल से यहाँ है और कम से कम 5 शेयर खरीदने के भी पैसे नहीं जुटा पा रहा है। इसकी मुश्किल ये है कि इसने काफी कर्जा लिया है और सूद समेत कर्जे को चुकाने की कोशिश में शेयर्स खरीदने के लिए पैसे जोड़ नहीं पा रहा। भाई मैंने इसे ये सलाह दी कि तुम कुछ समय तक कर्जे का पैसा मत दो और उसी पैसे से शेयर्स खरीद लो। आप नहीं जानते उस आदमी को जिसे मैंने पैसा लिया है। यदि एक भी किस्त समय पर नहीं पहुंचना तो मेरा घर जला सकता है। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं बताओ। अरे गोपाल, दुर्गा तुम्हारे बाद यहाँ आया और उसने 10 शेयर खरीद लिए, वो कैसे कर पाया? अरे तुम भी बड़े बेवकूफ हो। बता तो रहा है कि कर्जे में डूबा हुआ है। अरे गोपाल, तुम प्रेमशंकर बाबू से क्यों नहीं बात करते? वो जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। हमको बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। वो लोग जितना देते हैं ना, उससे दुगनी मजदूरी प्रेम बाबू दे ही रहे हैं। ये क्या कम है? पिछले महीने हम 2 साइकिल भी दिए। हम उनको परेशान नहीं करेंगे। मगर ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। भाई प्रेमशंकर बाबू खुद ही तो बोले कि इस कलेक्टिव बॉडी के हर एक मेंबर को शेयर लेना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमें मत बनाइए मेंबर। जैसे और जगह मेहनत मजदूरी करके पैसे लेते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो बाकी फूटा है। मैं सोचता था यहाँ रहकर मैं भी तरक्की करूंगा, पर लगता है ये संभव नहीं है। अरे गोपाल, अरे क्यों दिल छोटा करते हो यार? देख, हम लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम सब लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके तुम्हारे हिस्से का शेयर खरीद लेते हैं, फिर तुम हमें धीरे धीरे करके वापस कर देना। हाँ, ये ठीक है, ऐसा ही करते हैं। क्यों गोपाल? ये तो मंजूर है। बोल आपका कुछ है ना? अरे इससे पूछना क्या है, हम सब लोग मिलकर खरीद ही लेते हैं। अबे गोपाल, अब तो तुम खुश हो ना? ये गोपाल, तू अब हम लोगों की तरह मालिक नहीं, मालिक भी है।
से पहले दो चार सूचनाएं सुन लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ईश्वर की कृपा से इस वर्ष की पैदावार पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक मात्रा में हुई है। मटर पिछले साल 15 क्विंटल हुआ था और इस साल 20 क्विंटल हुआ है। खरबूजे ने तो कमाल कर दिया। पिछले साल 100 दर्जन और इस साल 150 दर्जन। नारंगी पिछले साल 2 ट्रक और इस साल 4 ट्रक जाएगा। गोभी की फसल में भारी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 12 क्विंटल हुए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले 4 क्विंटल ज्यादा है। तो इस तरह सारे खर्च और टैक्स निकालने के बाद ऐसा मालूम होता है कि मुनाफा 5 लाख तक जाएगा, जो कि पिछले वर्ष के मुनाफे के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। प्रेम शंकर बाबू ने कहा है कि जो मुनाफे में से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। अभी तक गोपाल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई शेयर नहीं खरीदा। इसलिए प्रेम शंकर बाबू ने कहलवाया है कि गोपाल को सर्वधर्म हिताय खाते से 5 शेयर खरीद कर दे दिए जाओ। आप लोग शांति से बैठिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, शांति से बैठ जाइए। आप लोग शांति से बैठ जाइए, मैं वेतन वितरण का काम शुरू करता हूँ। बैठ जाइए। आज आप लोगों में से लतीफा कौन सुनाएगा? एक छोटी सी मजेदार बात आपको सुनाना चाहता हूँ। काफी अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। अगर आपके पास 2 गाय है, एक गाय आप बेचते हैं और 60 खरीदते हैं, तो ये हुआ पूंजीवाद। आपके पास 2 गाय, दोनों गाय सरकार आपसे ले लेती है और आपको दूध देती है, तो ये हुआ साम्यवाद। आपके पास 2 गाय है, दोनों गाय सरकार आपसे ले लेती है, एक को गोली मार देती है और दूसरी से दूध निकालती है, और दूध नाली के रास्ते बहकर बर्बाद हो जाता है, तो ये हुआ अफसरशाही। अफसरशाही। आपके पास 2 गाय है और दोनों गाय हड़ताल पर चली आती है। तो ये हुआ प्रजातंत्र, यानी डेमोक्रेसी। आपके पास 2 गाय है, दोनों गाय की मिल्कियत पूरे मोहल्ले के पास है। गाय से प्राप्त होने वाली दूध का अधिकतम उपयोग और विचारशील वितरण हो रहा है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है प्राउड। और क्राउड वाले क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं भैया? ज़मीं आसमां तुम्हारा, तुम्हारा जहां सारा, मैं बंदा हूँ तुम्हारा, आलमगीर तुम ही प्यारा।
आप कैसे बिजनेस नहीं कर सकते? पिछले कई सालों से कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों से कर रहे हैं और अभी तक सब अच्छा ही हो रहा है। नहीं, अरे तो हमने कब कहा कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है? जाहिर है जो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है, जो अधिक गुणवान है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो फिर आप अपने जरूरतें पूरी हो। अच्छा कर आप ये बताइए, आपके यहाँ मिनिमम वेतन कितना है? हम 1500 से अधिक नहीं देते। 1500, हम 3000 देते हैं। दुगना फर्क जी। और ऊपर से आप उन्हें शेयर भी खरीद कर देते हैं। जी। वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप इन मजदूरों की मानसिकता से बिल्कुल परिचित नहीं है। ये लोग तभी तक काम करते हैं जब तक इनके सर पे डंडा होता है। खुद कुछ करने की कुव्वत इन्हें होती ही नहीं। अगर आदमी आज गरीब है तो इसलिए क्योंकि वो आलसी है, निकम्मा, सोया रहता है और पड़ा रहता है, इसीलिए उसका भाग्य भी सोया रहता है। गलत कह रही है, गरीब नहीं है क्योंकि वो आलसी है या निकम्मा है। आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि उसका शोषण हो रहा है, उसे मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, उसे मौका नहीं मिल रहा है पनपने का। आइए वेतन की बात करते हैं। आपके यहाँ मिनिमम वेतन 1500 रुपए और मैक्सिमम वेतन कितना है और किसका? अधिकतम तो हमारा ये करीब 4 या 5 लाख होगा। 4 या 5 लाख? कहाँ 1500 रुपए और कहाँ 4 या 5 लाख? 300 गुना से भी ज्यादा का फर्क। अरे डॉक्टर साहब, अगर इसी फर्क को हम लोग धीरे धीरे कम करते जाए ना तो कितने लोगों का भला होगा इसका अंदाजा है? हमारे यहाँ मिनिमम वेतन 3000 रुपए और मैक्सिमम जो कि मेरा है 30,000 रुपए। हमारा ये मानना है कि मिनिमम वेतन में और मैक्सिमम वेतन में 10 गुना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वाह, देखिए अच्छा वेतन देखिए आपने इन मजदूरों के जीवन में संघर्ष को बिल्कुल कम कर दिया है, बिल्कुल कम कर दिया है। और आप ये देखिए कि अपने खाली समय में क्या करेंगे? नशाखोरी, जुआखोरी और न जाने कैसी कैसी गंदी आदतों में अपने आप को दबाए रखेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, यही तो आप मात खा गए। यही तो हमारे यहाँ की विशेषता है। आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन जुटाने के बाद जो समय बचता है उसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही प्रगति तो मनुष्य जीवन की असल प्रगति है। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भी तो यही है, ब्रह्म प्राप्ति या परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य अगर बूंद है तो परमात्मा सागर है, और बूंद का सागर में मिलना ही तो लक्ष्य होता है, तभी तो उसका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। इस आध्यात्मिक, माफ कीजिए मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है क्या, इस आध्यात्मिकता की बात आप पहले भी कर चुके हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा का सही अर्थ है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने शरीर से तो परिचित हैं? जी हाँ बिल्कुल, शरीर से थोड़ा बहुत परिचय तो होता ही है। गुड गुड। ये जो थोड़ा बहुत परिचय है आपका, ये अपने मन के साथ भी होगा? जी हाँ, उनके भीतर क्या कुछ चल रहा होता है उससे भी तो परिचय है। वेरी गुड। इसी मन के अंदर भीतर गहरे में, बहुत गहरे में एक ऐसी सत्ता है जो सब कुछ देखती, हर चीज जानती, हर चीज की साक्षी है वो। हम उसे साक्षी सत्ता भी कह सकते हैं। तो मन से लेकर इस साक्षी सत्ता तक पहुंचने की जो यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है। शब्द से निशब्द की यात्रा, विचार से याद देख